बढ़िया हैं? अच्छे हैं? चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है, फर्स्ट चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का परिचय, या इंग्लिश में कहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। पहले का हेडिंग अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में। यहाँ पे दो हम शब्द पढ़ेंगे, दो वर्ड पढ़ेंगे। एक है इकोनॉमी और दूसरा है इकोनॉमिक्स। इन दो शब्दों का बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो बताना चाहेगा इसके बारे में? हाँ जी मैम। ओके, गुड, जल्दी आई करिए। ठीक है, पीछे सीट खाली है? नहीं है? अब उसकी ले लो। आपके साथ शेयर कर लो टेबल अपनी, बैठ के देख लो पर। जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इकोनॉमी जो होता है वो रिलेट करता है पूरे एक बड़े स्तर पर। मतलब अगर हम बात करते हैं, वो एक बड़े स्तर पर आपका काम करता है इकोनॉमी। और इकोनॉमिक्स जो होता है वो डील करता है आपके इससे संबंध से, जो भी इकोनॉमिकल चीजें आपकी होती हैं उससे। आइए जल्दी जल्दी आइए फटाफट, सीट आप ले लो या एडजस्ट कर लो भी तो। ठीक है, तो जैसे मैं आपसे कहा कि इकोनॉमी क्या है, एक बड़े स्तर का होता है। जैसे हम बोलते हैं कंट्री की इकोनॉमी, शब्द बोलते हैं ना, कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं ना, इकोनॉमी बोलते हैं। क्या हम इकोनॉमी बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम शब्द बोलते हैं, आइए आइए मैडम, एडजस्ट होना पड़ेगा, देख लीजिएगा। चेयर ले लीजिए, चेयर वहां से, और किसी साथ बैठ जाइए, टेबल शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट कहा कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में यही अंतर होता है। इकोनॉमिक ये करता है उसके संबंध जो भी चीजें होती हैं उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो सब किसमें आएगा? इकोनॉमिक्स में आएगा। और इकोनॉमी जो होती है वो बड़े स्तर पर आपका होता है, मतलब लार्ज सेक्टर पे आपके बारे में बात किया। अब इसी चीज को, इकोनॉमिक्स को आगे चलकर दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में कहूं, समष्टि अर्थशास्त्र, और उसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो उसको लिख लीजिए पहले, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो और
माइक्रो, ठीक है। क्या अंतर होता है इस माइक्रो मैक्रो में, तो बताना चाहेगा इसके बारे में? जी अब क्या नाम है आपका? गायत्री यादव, ठीक है। मैडम सीट देख लीजिएगा एडजस्ट हो पाए, ठीक है, देख लीजिए अपने हिसाब से, पहले आए पहले पाए, ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप थोड़ा सा समझ जाइए, अभी आप काउंट कर लेंगे कितना में रिक्वायरमेंट होगा, सीट बढ़ा लेंगे, ठीक है, देखते हैं। हाँ जी प्लीज। और सर जो मैक्रो होता है वो बड़ी लेवल तक, जिससे कि ओवरऑल जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी जनरेशन उसके ऊपर में हम डिपेंड करता है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ओके, और कोई बताना चाहेगा? ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया यहाँ पे। और कोई इधर वाले? नहीं, कोई बात। कितने लोग इस शब्द को पहली बार सुन रहे हैं? पहली बार सुन रहे हैं माइक्रो मैक्रो? बाकी लोग सुन रखा है तो बोलो ना हाय ना। अच्छा ये बताओ, आप मुझसे हाय ना बोले मैं कोई टैक्स दोगे क्या, या मैं आपको टैक्स दूंगा? जब आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा? बताना पड़ेगा ना आपको। आप बताओगे रेस्पॉन्स दो तो मैं समझूंगा, ठीक है। देखो एक चीज सोचो, आप यहाँ पे कुछ पाने के लिए आए, आप ये मत सोचो कि यार चलो हम बोले ना बोले, आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे तब पता चलेगा कि आपके पास क्या चीज समझ में आई या नहीं आई। देखो जैसे मैडम ने कहा माइक्रो, माइक्रो होता है छोटे स्तर, माइक्रो वैसे माइक्रो ओवन आपके घरों में होगा, है घरों में किसी के? नहीं है, है, चलिए माइक्रो ओवन। अब माइक्रो ओवन में क्या होता है कि छोटे छोटे चीजों के स्तर पर हम क्या करते हैं, जैसे मेरी डिमांड क्या है, आपकी डिमांड कुछ और होगी, हाँ है ना, ठीक है। जैसे आपका नाम क्या है मैम? सुरभि सक्सेना, तो हो सकता है सुरभि जी की डिमांड होगी मुझे ऑडी चाहिए, हो सकता है इनकी डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं होगी। तो ये क्या है, हम अलग अलग चीजों के स्तर पे है। जैसे एक और समझिए, हम सबके पास पेन है इस समय, सबके पास लिखा हो, हम लिख सकते हैं पेन से अपने, हाँ है ना। तो क्या सबके पास एक जैसे पेन है? सबके पास अलग अलग पेन है, मेरे पास अलग पेन है, तो ये मेरी डिमांड है ना, मेरी मांग है। अब मैं जब मांग करूंगा तभी तो उसकी आपूर्ति होगी, मतलब सप्लाई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को आ रही है? मैंने क्या कहा आपसे कि यहाँ पर सबकी अपनी अलग अलग व्यक्तिगत, मतलब मेरी अलग है, आपकी अलग होगी, हम सबकी अलग अलग होगी डिमांड। क्या हम सबकी मांग एक जैसी होगी? जरूरी है? नहीं है। ऐसा होता है जैसे घर में 4 लोग होते हैं, चारों की सब्जी अलग बनती है? नहीं बनती है। वो एक सर होंगे, पहले सीट देखना पड़ेगा आपको क्योंकि क्लासेस में सीट नहीं है, या बगल के क्लासों में सीट है तो देख लो, सर से बात करिए। सीट सर, कुर्सियां नहीं है, कुर्सी अगर पड़ जाए मेज कुर्सी और यहाँ पे ना अगर देख लीजिए कहीं से मिल जाए। अभी बढ़ाएंगे इसको भी, नंबर सीढ़ी बढ़ाएंगे। अब देखिए ये चीज हो रही है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई क्या है, सीट्स क्या है, डिमांड क्या है, स्टूडेंट क्या ज्यादा है, ठीक है। चलिए कहीं से अगर हो जाए देख लीजिए सर, नहीं तो अगर कोई अगर एडजस्ट कर सके आप लोगों को तो बात कर लीजिए, कोई जान पहचान का तो होगी एकदम तो किसी से। एक हो गया, बैठ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए। हो पाएगा? चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक है माइक्रो स्तर पे, जिसके बारे में हमने क्या समझा कि एक हम सबकी का अलग व्यक्तिगत है, मेरी मांग अलग है,
आपकी मांग अलग है, हम सबकी क्या है, अलग अलग मांग है, उस हिसाब से हम चीजों को यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत, मतलब मेरी आपकी अलग मांग हो सकती है, मैं मान सकता हूँ कि आपकी मांग अलग है, हमारी मांग अलग है। लेकिन जब मैं इसको बड़े स्तर पे बात करता हूँ, लेवल पे, ठीक है, अब जो कंपनी ये पेन बना रही है, हो सकता है कि आपके पास मुझसे अच्छा पेन हो सकता है कि आपके पास मुझसे अच्छा पेन हो, चांस है नहीं है, होगा ना। और हो सकता है कि आपका कंपनी जो पेन बनाती है उसका नाम अलग हो, तो जरूरी क्या वो कंपनी पेन एक ही पेन बना रही होगी आपके लिए, कि सुरभि जी के लिए स्पेशल पेन बनेगा बस सिर्फ, ऐसा है क्या? नहीं ना, सबके लिए अलग पेन बनना होगा ना, आपके लिए अलग पेन थोड़ी बनना होगा। तो कंपनी जो पेन बना रही होगी, इकट्ठे पेन बना रही होगी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हाँ या ना, मानते हो उस चीज को? तो आप सबने मांग की, कंपनी ने क्या किया, आपके लिए पेन को बनाया, ये तो किया। तो अब मुझे बताओ, क्या जो कंपनी पेन बना रही है, जो कंपनी उस पेन को प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी कर रही है? तो सबसे पीछे बैठे मैडम, समझ में आ रहा है? पक्का आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो जो कंपनी पेन बना रही है, हो सकता है कि एक ही पेन बना रही होगी, वो तो हजारों की संख्या में जितनी भी यूनिट्स होंगी बना रही होगी एज पर डिमांड, हाँ या ना। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे पेन की डिमांड बढ़ेगी, तो क्या वो पेन जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, क्या वो देश की अर्थव्यवस्था में हासिल कर रहा है, हाँ या ना? कितने लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई, जो मैंने अभी शब्द कहा कि ये पेन बन रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में हासिल कर रहा नहीं कर रहा है, किसको समझ में नहीं आई? सबको आ गई? नहीं आई ना, तो बोलो नहीं आई ना। अच्छा, ये पेन क्या है, वस्तु है या सेवा है? गुड्स है सर्विस है? क्या है? गुड्स है। तो अगर ये गुड्स है, इसका मतलब क्या, ये गुड्स हमारा जीडीपी में आएगा? जीडीपी जानते हैं आप, अखबार में पढ़ते होंगे कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई, पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, या ऊपर बढ़ गई, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेन बना इसका मैन्युफैक्चर हुआ, और जब ये मैन्युफैक्चर हुआ तो उसका उत्पादन हुआ, और जब इसका उत्पादन हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में इसने हिस्सा लिया, तो ये क्या जीडीपी का हिस्सा हुआ, नहीं हुआ? अब ये मुझे बताओ, तो जीडीपी क्या है, बड़े स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, नेशनल लेवल पर है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये हिस्सेदारी करी। ठीक है, अब इसमें जो लोग काम कर रहे होंगे, अब ऐसे तो नहीं कि सुरभि सक्सेना के लिए पेन बनना है और इनके लिए यही बना रही पेन को, नहीं ना, बहुत सारे लोग पेन बना रहे होंगे, हाँ या ना? इज इट क्लियर टू यू? ओके, तो क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा? तो किसी एक को रोजगार मिल रहा है क्या? सारे पेन ये बना रही है अकेले? सब बना रहे हैं ना, तो रोजगार मिल रहा है ना सबको, समझ में आया? तो ये क्या हो गया, मैक्रो। माइक्रो छोटे स्तर पे, मैक्रो अब क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि क्या अंतर होता है माइक्रो और मैक्रो में। अच्छा ये बताओ, अर्थशास्त्र के जनक या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा गया है? अरस्तु, एडम स्मिथ को किसे कहा गया है? एडम स्मिथ। लिखिए, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ऑब्लिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के भी हैं और माइक्रो, मतलब जनक किसके हैं? आपके समझ, लिखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी और अर्थशास्त्र के। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, क्या नाम है? एडम स्मिथ। ठीक है, अब जो लोग माइक्रो वाले हैं वो तरफ लिखिएगा और मैक्रो वाले अलग लिखिएगा। ठीक है, पहले मैं माइक्रो पे कवर करता हूं। ठीक है, तो लिखिएगा माइक्रो के बारे में, इट डील विद इंडिविजुअल यूनिट। अभी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, फिर हिंदी बोलूंगा। ठीक है,
इट डील विथ इंडिविजुअल यूनिट, ये व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है। व्यक्तिगत इकाई से संबंधित है। इट डील विथ इंडिविजुअल यूनिट, ये व्यक्तिगत इकाई से क्या है, संबंधित है। ठीक है, ये नोट्स बनाएंगे, आपके काम आपके आएंगे। उसके बाद लिखिएगा इट डिपेंड्स इंडिविजुअल डिमांड, इट्स डिपेंड इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, ये व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत आपूर्ति पर निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, ये व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत आपूर्ति पर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद लिखिए प्राइस इज अ मेजर, लिखेगा प्राइस इज अ मेजर डिटर्मिनेंट, प्राइस इज अ मेजर डिटर्मिनेंट, मूल्य प्रमुख निर्धारक है। प्राइस इज अ मेजर डिटर्मिनेंट, क्या हुआ, लिखा नहीं आपने? जी हाँ, मूल्य प्रमुख निर्धारक है। हो गया? ये कौन सा पार्ट आपका हो गया? माइक्रो। अब लिखिएगा मैक्रो। मैक्रो के पास जो जनक है उनका नाम है J.M. कैनिस। J.M. कैनिस। ठीक है, लिखिए इसके बारे में। It deal with the nation as a whole. It deal with the nation as a whole. ये समग्र रूप से राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है। समग्र रूप से राष्ट्र स्तर पर व्यवहार करता है। ठीक है, लिख लिया? लिखेगा लाइक या जैसे जीडीपी क्या होता है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, लिखेगा सकल घरेलू उत्पाद। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन, जो सबसे पीछे बैठे हैं उन्हें बोर्ड नजर आ रहा है? पक्का? चलिए, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति या महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति या महंगाई। उसके बाद लिखेगा इन 1933 में, इन 1933, नेक्स्ट पॉइंट, रैगनर फ्रिज डिवाइडेड इकोनॉमी इन माइक्रो एंड मैक्रो, लिखेगा 1933 में
रैगनर फ्रिच द्वारा आवाज आ रही पीछे? रैगनर फ्रिच द्वारा, नाम लिखिए इनका, द्वारा अर्थशास्त्र को समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में बांटा गया है। ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि हमने इकोनॉमी को कितने पार्ट में बांटा, किस में बांटा? माइक्रो और मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, फादर कौन है? क्या नाम है? एडम स्मिथ। और माइक्रो के कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, मैक्रो के कौन है? जेएम केनिस। और किसने दो पार्ट में बांटा? किसने बांटा? रैगनर। ठीक है, चल ये बात क्लियर है? किसी को डाउट यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। लिखेगा भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थशास्त्र के क्षेत्र, सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। अब मैं आपके सामने एक चार्ट बनाता हूं, ठीक है, और उससे आप लोग चार्ट बनाइएगा। और ये जो चार्ट होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी आपका होगा। ठीक है, जो सबसे पीछे वाले हैं उनको दिख रहा है मेरे शब्द? हाँ जी, लाइट बंद कर दें? जो उधर बैठे हैं थोड़ी सी मदद करिए, लाइट ऑफ कर दिए, पंखे बंद हो गए। सारी लाइटें बंद कर दी। देख ली उधर छोड़ के, पीछे छोड़ के ना। आपको अपनी कॉपी नजर आ रही है ना? अपने लिखे हुए शब्द नजर आ रहे हैं? पक्का? चलो जी, इसको बाद में हम एल लिख देंगे ताकि बाद में क्लियर हो जाए। ठीक है, पंखे बंद हो गए। एंड माइनिंग ओर, इधर वालों को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? इधर
नहीं आ रहा? अच्छा मैं आ गया हूँ तो बैग आ गया गलती से। और बताइए, नजर आ रहा है? सबसे पीछे नहीं दिख रहा? क्या नहीं दिख रहा? ये दिख रहा? ये नीचे वाला नहीं दिख रहा? अच्छा मैं इसको ऊपर अब लिखवा दूंगा, अपना लिख लो तो बता दूंगा आपको, ठीक है? इधर वालों को सबसे पीछे दिख रहा है आपको? हाँ या ना बोलो मैडम, बोलना पड़ेगा मुझे मेरी आंख वहीं लगी हैं, आपको बताना पड़ेगा। दिख रहा है? ठीक है, इधर दिख रहा होगा प्रॉपर? आगे वालों को प्रॉब्लम नहीं हो रही? ठीक, ये है द्वितीय टर्शियरी सेक्टर। अभी मैं लिखवा देता हूँ प्राकृतिक, ठीक है? प्राकृतिक रेड फॉलो करके ये लिखा हुआ है, अभी मैं लिखवाता हूँ आपको, ठीक है? लिखिए आप लोग। इसका हम आपको नोट्स भी दे देंगे, ठीक है? ये तो आपका चल रहा है क्लास प्रैक्टिस, आपको नोट्स भी मिल जाएगा इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लिखते रहिए। देखिए लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? वो पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, ग्रुप है ना, और व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपका, उसमें डाल दूंगा। ध्यान से बात करें, सबने लिख लिया? नहीं लिख पाए? देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा है प्राइमरी सेक्टर, क्या लिखा है? प्राइमरी, प्राथमिक। सबसे पहले इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे एक ऐसी चीज जो सीधे नेचुरल जुड़ी, मतलब प्राकृतिक जुड़ी है, नेचुरल है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि वो सीधे नेचुरल है और वो सीधे पर्याप्त आपका नेचुरल से जुड़ी हुई है, जैसे क्या हो सकता है आपका, आप बाहर कहीं काम करते हो, ठीक है? आप बाहर काम करते हो, आप वर्क कैसे करते हो, कैसे आप चीजों में आप एक तरीके से इंगेज होते हो, लिप्त होते हो, जैसे खेती,
खेती और खनिज, ये क्या ये आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? मानते नेचुरल है। खेती है, हम लोग खेती करते हैं, पैदावार को बढ़ाते हैं यहाँ पर, हाँ या ना? तो जब हम यहाँ पर पैदावार को बढ़ाते हैं तो इसका हम ये मान के चलते हैं कि एक तरीके से हम उनको जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो सीधे नेचुरल जुड़े हुए हैं, मानते इस चीज को, हाँ या ना? अब कैसे खेती की अगर बात करते हैं तो हमारे देश में खेती के 3 आपके सीजन होते हैं, पता आपको? कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? कौन एक साथ नहीं, हाँ जी सर, ग्रीष्म शीत ऋतु। खेती तो बताइए फसल कौन सी थी? एक मिनट मैं पहले का आराम से बताइए, सबका सुनना। रबी, खरीफ, जी हाँ, ज़ैद, ठीक है, 3 चीजें होती हैं यहाँ पर आपका, रबी, खरीफ और ज़ैद, ठीक है। तो अब इस समय कौन सा सीजन चल रहा है? इससे क्या उत्पादन होता है? धान मुख्य आपका क्या जो आपका उत्पादन होता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो सीधे प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, जो सीधे नेचुरल लगे हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका प्राइमरी। और ऐसे लोग क्या होते हैं? रेड कॉलर वर्कर, मतलब खून पसीना, और खून का रंग क्या है? लाल है ना, समझ गए ना? ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? रेड कॉलर वर्कर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इनकी कितनी हिस्सेदारी है भारत की अर्थव्यवस्था में, इनका कितना हिस्सा है भारत की अर्थव्यवस्था में? तो कितना प्रतिशत है? 17 से 18% जीडीपी का इनका क्या है? एक हिस्सा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को आ रही है? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए अगला आपके सामने है सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वो चीजें जिनका उत्पादन या प्रोडक्शन प्राइमरी से हुआ है, कहां से हुआ है? प्राइमरी से हुआ है या प्राकृतिक से हुआ है, उसको हम लेकर आते हैं और उसको फिर हम उसको प्रोडक्शन करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, गेहूं का उत्पादन हुआ, उससे क्या बना? ब्रेड बनी होगी, पहला आटा बनाएंगे, गेहूं सब जानते हैं ना, गेहूं सब जानते हैं, चलो अच्छी बात है। तो उससे हमारा क्या हुआ? ठीक है, उससे हमारा क्या हुआ? आटा, या एक तरीके से कहा जाए आपका, उससे आपका आटा, आपने गेहूं को क्रश किया ना, तभी तो हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? तो वही चीज है जो ठीक है, तो वही चीज है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आप लोगों से, कि एक तरीके से इसको लेके चलिए कि जो भी हम प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो भी है, तो उसमें आपका जो मैन्युफैक्चर निर्माण हो रहा है, जैसे ईट से बनती है, कैसे बनती है? ईट रखते गया ना, उसको लाया गया, तो बना। तो कंस्ट्रक्शन, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपकी हो रही है, वो किसमें आपकी आएगा? जो भी उत्पादन की बिल्डिंग बन रही है, या निर्माण हो रहा है, या प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें आपका आएगा, ठीक है। तो किससे बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर या हिंदी में माध्यमिक क्षेत्र। सबको क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? ठीक है। अब इसी के अंतर्गत यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कौन सा कॉलर बोलते हैं? ब्लू कॉलर, ठीक है। और इसमें जो जीडीपी का हिस्सा कितना होता है? 29 याद कर जाएगा सबको, पक्का। उसके बाद आपका आता है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, लिख लीजिएगा, ये हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। हमारी इंडियन इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कौन सा है? वो हमारा टर्शियरी। टर्शियरी के बारे में जब हम बात करते हैं, इसमें आता है आपकी सेवाएं। क्या आता है? सेवा सेक्टर। जैसे क्या क्या सेवा होती है हमारे देश में, बताइए। अच्छा, और बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर मिला के भी, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, टीचिंग हो गया, आपका जो भी सर्विसेज है, जो सेवाएं आपको देता है, आपका आईटी का, आईटी आप चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, ऐप चलाते हो, वो सब क्या है?
सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी तो है, आपको सेवा मिल रही है इसके ऊपर में आएगा, आपके पास अलग ऐप होंगे आपके पास, तो क्या है वो सेवा का ही पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेवा का क्षेत्र, और इसमें जो काम करता है क्या बोलेंगे, व्हाइट कॉलर। कहते हैं ना कि आपकी जॉब कैसी, व्हाइट कॉलर, जो लोग बैंक में काम करते हैं क्या बोलते हैं, व्हाइट कॉलर, पता आपको, क्योंकि उसका रीजन है कि वहां पे इतनी मेहनत नहीं है, वहां पे मेहनत नहीं, जैसे सबसे ज्यादा मेहनत कहां पर, प्राइमरी में, लेकिन अगर हम देखेंगे सबसे कम मेहनत किसमें है, टर्शियरी में, लेकिन इनका परसेंटेज हमारे जीडीपी बहुत ज्यादा है, कितना है, 54, याद हो जाएगा सभी को यहाँ पे। चलो, तो ये तो हो गया हमारा हमारा सेक्टर, हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर, भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो जो क्षेत्र बांटे गए हैं उसमें 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र कौन सा है, दूसरा सेक्टर कौन सा है, तीसरा कौन सा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, और किस तरह का कॉलर होता है, क्या बोलते हैं, रेड कलर वाले कौन से होते हैं, कौन से वाले होते हैं, और सबसे और ब्लू वाले कौन से होते हैं, ठीक है, हो जाएगा यार, यस सर, समझ में आ गया, यस सर, तो देखकर किसी को नाम पक्का, हाँ जी, देखिए ब्लू कॉलर का मतलब ये है कि एक तरीके रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिप्रेजेंट करता है कि इसमें जितनी मेहनत है और व्हाइट और रेड के बीच में से बीच में रखा है इसको, फिर ब्लू कलर को ऐसा एडिटिव नहीं है, ये नाम दे दिया, ऐसा नहीं कि कलर रंग रंग हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, दिमाग लोग बोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बैठ जाए, ठीक है। अब अगला आपका आता है एक और कॉलर वर्कर है टर्शियरी का, ये उसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर, क्या बोलते हैं, गोल्ड कॉलर। अभी गोल्ड कॉलर कौन होते हैं, क्या ये स्कोरिंग करते हैं, नहीं, बोलते हैं टर्शियरी के। अब जैसे किसी किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे आप लोग आगे चल के क्या बनोगे, आईएएस बनेंगे या सिविल सर्वेंट बनेंगे, अच्छा कितने लोग आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे, कितने लोग आईपीएस बनेंगे या आईपीएस है, कितने आईपीएस बनेंगे, चलिए आपका सपना पुलिस में जाने का है, चलिए आपका भी आईपीएस का है, अच्छा कितने लोगों का सपना है आईएफएस बनने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जानते हैं विदेश सेवा, भारतीय विदेश, आपको मालूम है जब आप अप्लाई करेंगे तो 24 वैकेंसी होती है, 24 पोस्ट होती है, अलग अलग होती है, आईआरएस जानते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि आपका जैसे इनकम टैक्स कमिश्नर, आपका इनकम टैक्स हो या आपका जीएसटी हो, आप जानते होंगे इसके बारे में, तो इसको जो डील करता है वो एक आपका आईआरएस अधिकारी होता है, ठीक है, जैसे जीएसटी में होता है कस्टम, सुना होगा कस्टम, आपको आईआरएस जितना भी होता है सब इसके अंतर्गत आपका आता है, तो क्योंकि ज्यादातर लोग आईएएस ये प्रेफरेंस होता है, आईएएस की ज्यादा पहले बात है, आईएएस आईपीएस इस तरीके से। सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जितना जल्दी आप आईएएस के पेपर को क्रैक करेंगे उतना ही प्रमोशन आपका होगा। आप लोग सोचते होंगे डीएम हो गई पावर है, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस कैटेगरी में डीएम जो होता है सबसे नीचे स्तर पे होता है, सबसे बड़ा जो होता है सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है, ठीक है, और उससे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी। तो अगर आपकी उम्र यहाँ पे 20-22 के आसपास में, ठीक है, तो आप सोच के चलो अगर आपका सिलेक्शन होता है 22-23 साल में आप आईएएस बन जाते हैं, तो आने 21 साल में आप देश के सर्वोच्च पद पर होंगे, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी, जिससे पूरा देश चलता है। प्रधानमंत्री से लगभग 10 से 12 बार मीटिंग होती है उससे। अगर आप किसी मंत्री किसी भी मंत्रालय के सेक्रेटरी बनते हैं तो मान के चलिए आप सीधे मंत्रियों से कनेक्ट होता है, इसी के अंतर्गत आता है जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग का, उसके अंदर भारत के जितने भी बैंक है सारे बैंक उसका अधीन काम करते हैं। एक होता है होम सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं गृह सचिव बोलते हैं। भारत के जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या अंदरूनी मामले जितने भी जैसे एनडीआरएफ हो गया, वो सब इसके अंदर आपके आते हैं। तो अगर आपकी उम्र 21, 22, 23 साल है और आप जितना जल्दी इसको कवर करेंगे उतना ही आपको प्रमोशन जल्दी होगा। डीएम तो बहुत छोटा होता है, डीएम मतलब उसका बेटे का बेटे का बेटे का बेटा होता है, वो जाओ तुम धीरे धीरे कर लो, वो ये काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जाओ, तो उसमें डीएम की पावर नहीं है, डीएम का बहुत कम लोग होते हैं,
सेकेंडरी रिसर्च लेवल के होते हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आप ये सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो पोस्ट होगी वो भी गोल्ड कॉलर वर्कर। चाहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर की जॉब आए ना? आपकी पोस्ट कैसी होगी? गोल्ड कॉलर वर्कर की जॉब, ठीक है। उसमें आप सबसे टॉप पोस्ट आपकी हो, जैसे साइंटिस्ट भी गोल्ड कॉलर में आपके आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल मतलब बड़े स्तर पर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गोल्ड कॉलर वर्कर वो लोग होते हैं जो होते हैं तो सेवा क्षेत्र के सब सेक्टर के होते हैं, लेकिन बड़े स्तर में। जैसे किसी कंपनी का सीईओ, जैसे आपने सुना होगा मुकेश अंबानी, सुने ना? मुकेश अंबानी किस कंपनी के निदेशक हैं? रिलायंस कंपनी के क्या है? निदेशक। तो इस तरीके से समझ आ रहा है? तो गोल्ड कॉलर वर्कर क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो एक तरीके से बड़े स्तर पर काम करते हैं, जैसे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, आपकी सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? गोल्ड कॉलर वर्कर। एक और होता है पिंक कॉलर, सुना है? नहीं सुना। अब ये पिंक कॉलर क्या होता है? आपने गोल्ड बता दिया, तो पिंक क्या होता है? तो पिंक कॉलर जो होता है वो होता है ज्यादातर आप लोग के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे काम जो सिर्फ महिलाएं काम कर सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा बेबी सिटिंग, जानते हैं? घरों में आया टाइप की होती है जो बच्चों को पालती हैं, नर्सेस। मैं ये बात नहीं ये भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी क्वांटिटी होती है। आप लोग यदि अस्पताल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग ज्यादातर क्या मिलेंगे? फीमेल मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को यहाँ पे? तो कहने का मतलब ये है, एक होता है गोल्ड कॉलर, एक क्या होता है? पिंक कॉलर। इतना चाहेंगे इसको? ठीक है, लिखिए। लिखेगा गोल्ड कॉलर वर्कर is a part of tertiary sector। ये गोल्ड कॉलर वर्कर तृतीय क्षेत्र का उपखंड है, which represent साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, वित्तीय कानून सलाहकार, फाइनेंस एंड लॉ कंसल्टेंट, लिख लिया? नहीं लिखा? शुरू से बोलूं? हिंदी इंग्लिश में? हिंदी में। गोल्ड कॉलर वर्कर तृतीय क्षेत्र के उपखंड को प्रतिनिधित्व करता है, मैं एक बार हिंदी बोल देता हूं फिर इंग्लिश बोल दूंगा, ठीक है? जैसे वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट, वित्तीय और कानूनी सलाहकार। लिखे इंग्लिश में, गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, इट रिप्रेजेंट the subdivision of tertiary sector, like company CEO, government official, research scientist, क्या हो गया पीछे रह गया? रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट, ठीक है? उसके बाद लिखिए पिंक कॉलर वर्कर। दोबारा बोल दूं? ठीक है। गोल्ड कॉलर के पेशे तृतीय क्षेत्र में के उपखंड को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका कहां रह गया था?
व्यावसायिक, वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी, सरकारी अधिकारी, अनुसंधान वैज्ञानिक या कानूनी सलाहकार। ठीक है, देखिए लिखने की प्रैक्टिस करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, फर्स्ट क्लास है ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स आप दे देंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, नोट्स में लिखिएगा, कोशिश करिएगा नोट्स लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए पिंक कॉलर। पिंक कॉलर वर्कर, पिंक कॉलर वर्कर usually a woman, pink collar worker usually women, like babysitter, daycare worker and nurses. हाँ जी, इंग्लिश में लिखिए पिंक कॉलर वर्कर यूजली वुमेन, लाइक बेबी सिटर, डे केयर वर्कर और नर्सेस। लिखिए हिंदी में गुलाबी कार्यकर्ता आमतौर पर, गुलाबी कार्यकर्ता आमतौर पर महिलाएं होती हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण बेबी सिटर, डे केयर वर्कर और नर्सेस। ठीक है, बेबी सिटर, डे केयर वर्कर और नर्सेस। नर्सेस समझते हैं ना? ठीक है, चलिए देखिए हमारे इकोनॉमी में एक सेक्टर और होता है, एक क्षेत्र और होता है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं संगठित क्षेत्र और अनऑर्गेनाइज को बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। कोई मुझे बताएगा कि इन दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या होता है? जी मैम बताइए। कुछ नहीं होता। ठीक है, और बताइए कोई इसके बारे में सुना नहीं सुना है? तो ये कौन लोग होते हैं? ऑर्गेनाइज वर्कर, ऑर्गेनाइज वर्कर में क्या अंतर होता है? ओके, हाँ जी सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में टर्म्स कंडीशंस होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है वर्क पे, और अनऑर्गेनाइज में जैसे इंश्योरेंस है और बाकी वेंडर्स जो होते हैं वो आते हैं। ठीक, गुड। देखिए इसमें दो शब्द होता है संगठित और असंगठित कामगार। ठीक है, जो संगठित आपके कामगार होते हैं इसमें क्या होता है, जैसे जो लोग जॉब करते हैं एक ऐसे सेक्टर में कि अगर वो कल को काम ना करें या छुट्टी ले लें तो उनका पैसा नहीं कटता। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब पर्सन हु आर, ऐसे लोग जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो काम कर रहे हैं उनको छुट्टी मिलती है, अगर वो ओवर टाइम भी करते हैं तो उसका भी उनको पैसा मिलता है। ठीक है, उनको कोई फिक्र नहीं होती है, उनको टेंशन नहीं होती क्या होगा देखा जाएगा, जो उनको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं असंगठित क्षेत्र बोलते हैं, इसका क्या होता है, ये लोग बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है, ये एक तरीके से ये डिपेंड होते हैं, पूरे डिपेंड होते हैं अपनी रोजी रोटी पे। जैसे आपने कहा रिक्शा वर्कर हो गया, आपका रिक्शा वर्कर हो गया, या फिर आपका जितने भी आपके कामगार, जैसे समझिएगा मेरी बात में मैं आपसे कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जैसे आपका कोई ठेले वाला या कोई जो रेडी लगाता है आपका, वो हो गया। अब उसके सामने संकट क्या है कि मान लो बारिश हो जाए तो क्या उसको पैसा मिलेगा? अब ग्राहक नहीं आएगा कैसे मिलेगा? मेरी बात समझ में आ रही सबको? अब इसमें जो ऑर्गेनाइज वाले उसको टेंशन नहीं है, उसको टेंशन की, उसका मतलब नहीं है कि ग्राहक कोई कंज्यूमर आ रहा है
नहीं आ रहा है या कोई भी इंसान आ रहा नहीं, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसको सैलरी उसकी फिक्स है, उसको सैलरी मिलनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके सामने टेंशन ये है कि अगर नहीं आएगा तो कैसे वो चला पाएगा अपना। मेरी बात समझ में आई? अब जो ऑर्गेनाइज कर्मी होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है सामाजिक सुरक्षा, जैसे पीएफ का, रिटायरमेंट होंगे तो पैसा मिलेगा, सुना होगा आप लोगों ने। इस तरीके से तमाम चीजें मिलती हैं जब वो काम करते हैं। लेकिन क्या जो आपके ठेले वाले हैं या जो बाहर लगाते हैं या दुकानदार ही सोच लो, इनकी शॉप है, अगर दुकानदार वो बीमार पड़ जाए और वही अकेले चलाने वाला है तो क्या दुकान चला पाएगा? नुकसान होगा नहीं होगा उसका? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या होगा? असंगठित क्षेत्र हो गए, इनके पास कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं है, मतलब सोशल सिक्योरिटी इनके पास नहीं है। इसे हम क्या बोलेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सबको क्लियर हो गया? कोई दिक्कत समझ में आ गया? अगर आपसे कोई को पूछे कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में क्या अंतर होता है तो मेरे ख्याल से आप बता देंगे कि एक ऑर्गेनाइज वो है जिसके पास सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा है, और अनऑर्गेनाइज वो है जिसके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में। ठीक है, अभी हम इसे लिखवा देंगे आपको। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को 3 हिस्सों में बांटा गया है? अगर हम बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की, ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। किसी को पता है इसके बारे में? हाँ जी, एक आपने सुना होगा पूंजीवादी, जानते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना है? अभी आते हैं। एक होता है समाजवादी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होता है मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये शब्द कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं? समझ सुन रखा है तो बोले क्यों नहीं? अच्छा, आप पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। बाकी लोग सुन रखा है? पहली बार सुन रहे हैं? आप पीछे जो है आप रेड आपने, अच्छा तो बोलो पता चलेगा ना मुझे। देखो मैं अंतर्यामी नहीं हूं कि मुझे पता चला कि ठीक है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं सब बता दूंगा। इतना बता दूंगा कि हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये बता दूंगा। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं बागेश्वर बाबा नहीं हूँ तो बता दूंगा मैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा मुझे, यू हैव टू इन्फॉर्म मी। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, एक टीचर, एक वकील और डॉक्टर, इनसे कोई छुपा नहीं चाहिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। बहुत फैक्चुअल बात आप बताओगे, मुझे शेयर करोगे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मैं आपकी हर तक मदद करूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं तभी बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, मैं दोबारा बताऊंगा आपको मैं, लेकिन एटलीस्ट आपको मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो बताएंगे ना? पक्का? कोई ऐसी बात तो नहीं कि गुस्से में सब लोग? पक्का? चलो ठीक है, हो सकता है वो लोग गुस्से में होंगे जो एक सीट पर 2 लोग बैठे हुए हैं कि बताओ हमारी कुर्सी भी नहीं है वो छोड़ी। ठीक है, हो सकता है गुस्से में होंगे आज वो। ठीक है, कि मतलब कल तो आराम से बैठे थे, आज देखो। अब ये कारबार बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता रहेगा? तो अभी आपकी व्यवस्था करेंगे, अभी चीज चल रही, मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपको वो चीज है, आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो आप इधर उधर कहीं जाएंगे, ठीक है, हर तरीके से हम आपकी मदद के तैयार हैं। अच्छा कंटेंट, अच्छी पढ़ाई, ये तो चाहते हैं, अच्छी चीज आपको मिले ताकि आपके लिए सहेज हो। और मेरा जो है कि ये कि सबसे पहले आपको अभी हम ज्यादा हाई लेवल ही पढ़ाएं, बिल्कुल नीचे लेके। और मेरी कोशिश ये रहती है कि प्रैक्टिकल चीजों से ज्यादा लिंक करें। अब तो आप जो भी पढ़ रहे होंगे इतना समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज देख रहे हैं हम लोग। मैं कोई बहुत बड़ी टर्म्स लेके नहीं चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें आसान लगे, और जब चीज आसान लगती है तो उसमें हमारी हिम्मत बढ़ती है। हाँ है ना? आप लोगों ने पहली बार कोई बाइक या स्कूटी या साइकिल चलाई होगी, एक बार गिरे भी होगे, चोट लगी होगी, हाँ है ना? तो ये भी हुआ होगा आपके साथ, लेकिन जब ये बस सीख ली फिर हाथ सेट हो गया आपका।
आपको डर ही नहीं है, कहीं भी ले जाओ, ऐसा है नहीं है? ठीक है, पलट के ठुके भी हो गए, कितने लोग ठुके थे? स्कूटी पे नहीं गिरे, चलिए कोई बात नहीं। आप बस से ठुके, चलिए कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखिएगा मैडम, ठीक है? एक्सपर्ट हो गए बस से नीचे निकालने के। चल, तो होता क्या है, देखिए क्लास में चीजें थोड़ा चलते रहना चाहिए ताकि इससे क्लास पे इंटरेस्ट बना रहे। उससे क्या होता है, ज्यादा सीरियस हो गए इधर होते हैं ना, एकदम सीरियसनेस चाहिए पढ़ाई में, आपके नोट्स में, आपके कंटेंट में, तैयारी में आपको सीरियस चाहिए, ठीक है? तो हर चीज चाहिए, मिलना चाहिए आपको, ठीक है? तो दो तरीके होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी। क्या मुझे भी बताएगा कि भारत कौन सी इकोनॉमी पे है? मिक्स पे है। सुष्मिता सैनी कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, बताना चाह रहे हैं आप? अच्छा, मेरा नाम याद हो गया आपको मुझे, ठीक है? जैसे सक्सेना जी याद हो गया मुझे, ये सबको मेरा नाम याद हो जाएगा, ठीक है? चलिए, हाँ जी, तो मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्या इंडिया कैसा है? मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स में क्या होता है कि दोनों है, कैपिटलिज्म भी है और सोशलिज्म दोनों, मतलब समाजवाद भी है और आपका पूंजीवादी भी है। ये पूंजीवादी लोग कौन होते हैं, तो बताएगा इसके बारे में? बहुत सारी कैपिटल होती है, कैपिटल मतलब राजधानियां। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं जब दिल्ली में था, एक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक चैप्टर पढ़ा था बजट में, ठीक है? मुझे राजधानी से एक याद आया, तो इसमें एक पार्ट आता है, जब आप कोई जो यहाँ पे कॉमर्स का होगा उसे पता होगा या इकोनॉमिक्स का होगा, उसमें होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पूंजीवादी, ठीक है, आपका पूंजीगत खर्चा। तो एक मैडम मोहतरमा थी, उन्होंने मुझसे खड़े होकर पूछा कि सर ये जो कैपिटल आपने लिखा है इसका मतलब क्या है कि जो पैसा सरकार राजधानी खर्च कर रही है? मैंने नहीं मैडम ऐसा नहीं है। और बोले नहीं सर है ऐसा। मैंने कैसे? बोले सर गूगल बता रहा है। गूगल ने उसे टाइप किया, कैपिटल मतलब क्या होता है? राजधानी। अब होते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठीक है, यहाँ की बात नहीं, दिल्ली की मैं बता रहा हूँ आपको मैं, तो ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, तो वो मजाक की बात थी, ठीक है? चलिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, आपका पूंजीवाद, जिनका मेन इंटेंशन होता है कि जितना ज्यादा हम फायदा कमा सकते हैं उतना फायदा हम यहाँ पर कमाएंगे। इनको समाज से का मतलब नहीं होता, इनका इंटेंशन होता है कि जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उठा लो, और इसमें प्राइवेट सेक्टर की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है। मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर से अमेरिका जो देश है वो क्या है, एक तरीके से पूंजीवादी आधार पे अमेरिका, हाँ कह सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं ये, आपके अपने सेक्टर में भी क्या करते हैं, एक तरीके से बढ़ोतरी करते हैं, प्राइवेट की होल्डिंग ज्यादा बढ़ाते हैं। ऐसे भारत में कुछ कंपनियों में क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है, जैसे आपने सुना हुआ एयरपोर्ट्स में अडानी का पार्ट आपका आ रहा है, आपके जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है वहां पर आपका अलग कंपनीज आपकी आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम जहां पर पूंजीगत ज्यादा चीजें आपकी हो रही है, ठीक है, तो उसको हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म या पूंजीवादी के नाम से कहा जाता है। दूसरा आपके सामने आता है उसको हम बोलते हैं समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है, समाज के हित में काम करना। जैसे कुछ देश ऐसे भी हैं जो समाज के मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे चाइना, चीन हो गया आपका, रूस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जहां पर सरकार का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। आपने रूस की किसी कंपनी नाम सुना है? सुना है किसी ने कि रूस में एक कोई कंपनी बहुत फेवरेट है? जैसे आपने सुना गूगल, गूगल कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। सुना है फेसबुक कहाँ की है? कहाँ की है? अमेरिका की है। मानते हैं इस चीज को? क्योंकि ये आपने सुन रखा है ना। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनियों को बढ़ावा ज्यादा करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या किसी ने रूस की किसी कंपनी नाम सुना है? क्योंकि वहां पर सरकार, वहां पर राष्ट्रपति का नाम ज्यादा आता है। चीन, वहां के राष्ट्रपति का नाम ज्यादा आता है, क्योंकि वो जो है एक तरीके से सामाजिक तौर पर अपना काम करते हैं, मतलब जन कल्याण के लिए, आपके लिए काम करते हैं।
ठीक है। भारत जो है वो दोनों स्तर पर है। भारत काम करता है, आजकल जो चल रहा है पीपीपी, जानते हैं व्हाट पीपीपी? सर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बिल्कुल सही कहा। पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जैसे आप सड़कों पे निकलते हो, हाईवेज पे निकलते हो, आप लोग टोल टैक्स देते हो, सुना टोल टैक्स? सबको पता है। एक आप लोगों से एक कर वसूला जाता है, और एक कर कौन वसूलता है? एक कर वसूलता है जो भी एक निजी संस्थाएं होती हैं, वो आपसे टोल टैक्स देती है। पता है इसके बारे में? हाँ है ना? सबको पता है इसके बारे में। चलिए, तो टोल टैक्स में क्या होता है कि क्योंकि आप उनसे सेवा ले रहे हो, सेवा क्या ले रहे हो? आपको अच्छी सड़कें दे रही है। कितने लोग एक्सप्रेस वे में गए हैं? ये दिल्ली से दिल्ली से आगरा, आगरा से इधर आपका, या आप यहाँ से गए होंगे बाई टोल, दिल्ली गए होंगे या मुरादाबाद गए होंगे बाई रोड, तो आपको टोल देना पड़ता है, पता है ना? वहाँ पे बैरियर होता है और उसमें एक चिप लगी होती है फास्टैग की। फास्टैग होता है, फास्टैग रीड करता है और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। पहले ये जब फास्टैग नहीं था तो आपको पर्ची कटती थी। अब चीजें क्या हो गई, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें आपकी बदल गई। तो कहने का मतलब ये है, जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत जो काम करता है वो मिक्स तरीके से, लेकिन जनता के बारे में उसका यहाँ पर ध्यान रहता है कि जनता का कल्याण हम कैसे करें, जनता के बारे में। कि ऐसा नहीं कि सब कुछ हम प्राइवेट को हैंड ओवर कर देंगे, ऐसा नहीं। कुछ हिस्सा सरकार के पास भी हिस्सेदारी उसकी होती है। जैसे अगर मैं कहता हूं, आपने शायद बहुत सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शायद सुना होगा आपने, मैसेज आते हैं कि सरकार ने रेल भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। यहाँ पे अटेंडेंस किसके पास है? जो नाम लिख रहे थे, सबका नाम हो गया इस पे? ठीक है, समझ गए आप लोग? तो जैसे आपने सुना होगा उन तमाम कंपनियों के बारे में, ठीक है, किस ऐसे LIC कंपनी थी, LIC जानते हैं? LIC कंपनी जो सरकार कंपनी जो 1956 में बनी थी, लेकिन सरकार ने अपने कुछ हिस्सेदारी मतलब कुछ अपना हिस्सा बेच दिया। बेचा क्या मतलब उसकी IPO निकाला। IPO जानते हैं? शेयर, इसको हिस्सेदारी बाजार में बेची। उसमें किसने खरीदा? जनता ने खरीदा। जैसे क्या हो गया, जैसे आपने सुना होगा कि वो कंपनी प्राइवेट हो रही है, पढ़ा हुआ अखबारों में आप लोगों ने कि वो कंपनी प्राइवेट हो रही है। प्राइवेट का मतलब क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए जहां पर सरकार की 51% से हिस्सेदारी कम होती है वो कंपनी प्राइवेट हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर कोई ऐसी संस्था है, कोई भी कंपनी है, संस्था है जिसमें सरकार की 51% से क्या होती है, कम हो जाती है, तो वो कंपनी सरकारी नहीं रहती है, भले सरकार का हिस्सेदारी उस पर कम हो जाए। जैसे एक बैंक है IDBI, मैं बताऊंगा आपको, एक IDBI बैंक है, वो आप उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या है, सरकार की हिस्सेदारी कम हुई है, 20% रह गई है। पहले 51 थी, अब वो कम हो गई है। उसको LIC को बेच दिया। LIC भले सरकारी कंपनी है, लेकिन जो सरकार का वित्त मंत्रालय का पैसा था वो वहां से कम हो गया। तो ये 3 सेक्टर आपके होते हैं जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। तो एक होता है पूंजीवादी, समझ गए, जो लोग एक तरीके से प्रॉफिट पर ज्यादा उनका ध्यान रहता है। दूसरा है आपका सोशलिस्ट, जिसको बोलते हैं हम समाजवाद, जिसमें जनता के जन कल्याण के लिए हम यहाँ पर काम करते हैं या सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ये योजना क्या है, जन कल्याण के लिए है, नहीं है? डू यू थिंक? लगता है तो आपके लिए जन कल्याण के काम हो रहा है। ठीक है। दूसरा मिक्स इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक। मैम स्पेस नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, पूरा फुल है, आप एडजस्ट हो सकते देख लो, चेयर एडजस्ट। हाँ ठीक है, वेट ही करना पड़ेगा उन्हें। चलिए लिखिए, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र वाले पहले के ऑर्गेनाइज सेक्टर
लिखेगा इन दिस सेक्टर, पहले इंग्लिश में बोल रहा हूं हिंदी में, इन दिस सेक्टर, कोई बात नहीं, दोनों के मिलेगा तब अच्छा। चलो चलो कोई बात नहीं, अभी लाइन बोल दी ना मैंने इंग्लिश में। इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स एंड रेगुलर and the employees get assured work and social security, and the employees get assured work and social security। लिखिए हिंदी में, इस क्षेत्र में रोजगार की शर्त निश्चित और नियमित होती हैं, रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं, ठीक है। और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। किसमें बोलना है मुझे? हिंदी में। लिखेगा इस क्षेत्र में रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं और कर्मचारियों को सुनिश्चित काम और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। हो गया? और सामाजिक सुरक्षा मिलती है। क्लियर? उसके बाद देखिए इंग्लिश में ही अभी चल रहा है, यही आपको चल रहा है, ठीक है। वर्कर इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर enjoy security of employment. Worker in the organized sector enjoy security of employment. संगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार की सुरक्षा का आनंद लेते हैं, मतलब अपनी जॉब को वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। इसलिए वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। संगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार सुरक्षा का आनंद क्या करते हैं? उसके बाद लिखिए they are expected to work only a fixed number of hours। जब कोई हिंदी वाला तो देखते हैं तक, फिर इंग्लिश वाला देखते हैं, ठीक है। बस ऐसे निकाल के चले। They are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to pay overtime by the employer। सारे इंग्लिश मीडियम वालों को हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, अपना चाकू छोड़ने रख लीजिए। देखिए उनसे केवल कुछ घंटों के लिए काम करने की उम्मीद की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें
नियोक्ता, नियोक्ता मतलब जो आपको काम दे रहा होता है, एम्प्लॉयर को बोलते हैं नियोक्ता। द पर्सन हु एम्प्लॉयड, आपको जो जॉब दे देगा ना उसको नियोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोक्ता। ठीक है। ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। ठीक है। देखिए ये फायदा है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। देखिए ऑर्गेनाइज में प्राइवेट भी आपका आता है, ये मत समझिए कि प्राइवेट नहीं आता, प्राइवेट ही आपका आता है। मतलब जिनको सामाजिक सुरक्षा मिलती है, छुट्टी पर घर बैठे हैं, संडे को आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसी लोग क्या करते हैं, जॉब की लोग तैयारी ज्यादा करते हैं। यही होता है ना, लोग जॉब की और उसमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है सामाजिक सुरक्षा है, वो निकालेगा नहीं। तो आप लोग सोच रहे हैं ना काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला लिखिएगा असंगठित क्षेत्र। लिखेगा ये क्षेत्र, पहले हिंदी वाले बोल देता हूं, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, ना ही सरकारी नियम विनियम का पालन करते हैं। सरकारी नियम और विनियम, मतलब विनियम का होता है रेगुलेशन, ठीक है, विनियम का पालन नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है। जैसे भूमिहीन किसान, जैसे भूमिहीन किसान, सड़कों पर विक्रय करने वाले, श्रमिक व अन्य, श्रमिक व अन्य। जितने हिंदी वाले सबका हो गया? पक्का? चलिए लिखिएगा इंग्लिश में। दिस sector is not registered with the government. This sector is not registered with the government, as well as they are not following any rules, regulation accompanied by the government. Next point. Accompanied by the government. Accompanied, accompanied by the government. Next लिखिएगा, in this sector accompanied by the government. उसके बाद लिखिएगा, in this sector employment is not fixed. Employment is not fixed, as well as these workers are landless labor, marginal farmer, ठीक है, and those person who are selling their products on roads and labor.
ठीक है, लेबर, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा, इसका पूरा आपका इसके कुछ क्वेश्चंस में आपको मैं साथ में भेज दूंगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे घर पे, इसका मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, डाल दूंगा। इस चैप्टर में अभी किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। मार्जिनल फार्मर आर दोज पीपल हु आर 1 हेक्टेयर लैंड, ये बस 1 हेक्टेयर लैंड जमीन होती है, उनको बोलते हैं मार्जिन। स्मॉल होते 2 हेक्टेयर वाले, इस तरीके से होता है लैंड, ठीक है, इनको कहा। और कोई दिक्कत इस चैप्टर में किसी को? एक बार चैप्टर रिव्यू कर लीजिएगा जो तो पढ़ाया गया आपको, ठीक है। ये बना लीजिएगा, ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, लिख लेंगे ना घर पे आके, ठीक है। कोई टाइम बचा नहीं है इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, लिख लेंगे ना। और थोड़ा स्पीड बढ़ाई लिखने की। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी बात, हाँ जी। क्या चीज? जीडीपी बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सेक्टर टर्शरी का ही है, वर्ल्ड लेवल पे इसका भी है, ठीक है। हाँ जी, और बताइए। एक बार देख लो, आराम से देख लो, आराम से। आज आपका पहला चैप्टर है, ढंग से देख लो क्या चीज समझ में आई या नहीं आई इसके बारे में। देखिए सबने, समझ में आया? ऊपर भाग गया? सबको आ गया? पक्का? ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी इंसान काम करता है तो 3 चीज की रिक्वायरमेंट हमें होती है। पहला लैंड, भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड मतलब जहां पे आप काम करेंगे, हमें क्या चाहिए? भूमि चाहिए, जमीन चाहिए। लेबर मतलब जिससे हम काम करवाएंगे, हमें क्या चाहिए? लेकिन ये सब में क्या चाहिए हमें? बिना पूंजी काम हो जाएगा? तो हमारी क्या चाहिए? हमें पूंजी भी चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें हैं, लैंड, लेबर और आपका कैपिटल। 3 चीजें हमारे लिए क्या है? बेसिक क्या है? रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। तो अभी तो हाँ जी, एंटरप्रेन्योरशिप अलग, वो उद्यमिता बोलते हैं उसको, हिंदी में उद्यमिता बोलते हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप अलग चीज होती है, ठीक है। क्लियर है? तो आज जो हम पढ़ा इसका एक रिवीजन कर लें ताकि आपको याद आ जाए। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन सबसे पीछे? मैडम बताइए, सबसे पीछे ऑरेंज शर्ट में। जी हाँ, ऑरेंज नारंगी, कौन है फादर इकोनॉमिक्स? अभी पढ़ाया, एडम स्मिथ। बैठ जाइए। चलिए, इधर मैम वाइट में
कोने में। हाँ जी मैम ये बताइए रेड कॉलर वर्ग किसे कहा जाता है? किसको? प्राइमरी सेक्टर। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलिए मैम स्पेक्स में, चश्मे में आप। हाँ जी ये बताइए सेकेंडरी सेक्टर का कितना हिस्सा जीडीपी में? अभी पढ़ाया 29% है जीडीपी में। ठीक है चलिए बैठ जाइए। गुड। आप बताइए मैम। हाँ जी आप बताइए व्हाइट कॉलर वर्कर कौन होते हैं? टर्शियरी सेक्टर वाले होते हैं। पक्का? सोच लो। चलिए ठीक है बैठ जाइए। आप बताइए मैम बस के आगे आए थे, क्या नाम है आपका? सृष्टि राठौर। चलिए तो जरा बताइए व्हाइट कॉलर वर्कर के बारे में बताया कितना परसेंट जीडीपी में? 54% है हमारे जीडीपी का। पक्का? चलिए बैठ जाइए। गुड। ओके सबसे लास्ट में आप हाँ जी मैम आप ही आप ही हो खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। पहचान करो कौन मैं हूं तुम हो? मैं नहीं तो? चलिए आप मुझे ये बताओ ठीक है जो मुद्रास्फीति है वो माइक्रो में आती है मैक्रो में आती है? समष्टि में आती है व्यष्टि में आती है? समष्टि में आती है। पक्का? चलिए बैठ जाइए। गुड। ठीक है अच्छा आप बताइए मैम। आप नहीं अपना पीछे। अच्छा ये गोल्ड कलर कौन होते हैं? गोल्ड गोल्ड सोना। सोना कितना? जी हाँ गोल्ड कलर कौन होते हैं? होते नहीं होते हैं? या चांदी बन जाती है या पीतल? कोई होते ही लोग किसमें आते हैं? पढ़िए चीजें को। ठीक है बैठ जाइए। ठीक है चलिए आप बताइए मैडम ये पिंक कलर कौन होते हैं? उसमें वुमेन्स होती हैं और कोई नहीं होता? चलिए कोई बात। हाँ वुमेन्स होती है बेबी सीटर काम या आपका काम होता है बैठ। ठीक है तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर। आई होप क्लियर सबको होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बाकी बातें जी। प्राइड डिटरमाइन द पर्सन हु आप लोग ब्रेक ले सकते हैं जिसको जाना ब्रेक ले सकते हैं। The price demand is whatever our demand. If my demand is to buy this thing or not, I am able capable. Did I able to buy this thing or not? अपनी सीट बजा के चलिएगा। बाकी और लोग वेट कर रहे हैं। अपना रुमाल बैग डाल के चलिएगा।